हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक इंडियन पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा और इस लॉकडाउन को देखते हुए आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की सुविधा दी जा रही है। तो उसी कड़ी में आज जोड़ते हुए मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक डेवलपमेंट है, यानी कई सारी प्रोसेसेस से या वेल डिफाइंड प्रोसेसेस से गुजर करके एक प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। तो अब जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोसेसेस से गुजारते हैं तो उसकी किसी न कुछ लाइफ होती है, या भी उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की भी एक लाइफ साइकिल होती है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक। उसी प्रकार हमारे प्रोडक्ट्स की भी एक प्रोसेस होती है, क्योंकि यह एक सर्विस नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो एक प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं आकर के वो प्रक्रिया इन होती है। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को ही जानेंगे और इस पूरे सर्कुलर प्रोसेस को ही, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जब हम प्रोसेस होते हैं तो इस तरह के ही प्रोसेस को कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और यह जो लाइफ साइकिल है, यह एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट को तैयार करने की प्रोसेस है। तो अब एसडीएलसी के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, यह भी कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। तो इस एसडीएलसी के अंदर अगर हम इसे समझें तो यहां पर सबसे पहले होता है हमारे पास कम्युनिकेशन, देन फिजिबिलिटी स्टडी, then after requirement analysis, then after design, then coding, then testing एंड मेंटेनेंस। और इस तरह की कुछ आवश्यक प्रोसेसर से गुजरकर हम किसी भी एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम इंटेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया मिलकर के या फिर वेल डिफाइंड प्रक्रिया मिलकर के एक एसडीएलसी तैयार करती है। अब बात आ जाती है कि एसडीएलसी के अंदर जो मॉडल्स हैं वो कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं। जब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन कर लेते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट तरह के मॉडल्स को हम अप्लाई करते हैं। वो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होता है और उसे डेवलपर अपनी समझ के हिसाब से अपने इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अभी एसआरएस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसआरएस हमारे सॉफ्टवेयर के लिए क्यों आवश्यक है, और एक विशेष तरह का डॉक्यूमेंटेशन है जिस डॉक्यूमेंटेशन की मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लेते हैं। तो एसडीएलसी के अंदर भी हम डिफरेंट तरह के मॉडल्स को यूज करते हैं। तो जिसमें पहला मॉडल हमारे पास है जिसमें वाटरफॉल मॉडल कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल। एक दूसरा मॉडल है जिसे हम क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। थर्ड इज स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल। फोर्थ इज इटरेटिव मॉडल। Fifth is
रैप इन द सेंस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जहां पर हम किसी भी SDLC या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेसेस के समय इन किसी में से भी एक किसी को अप्लाई करके अपने एप्लीकेशन को या इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रेडी करने की कोशिश करते हैं और उसे SRS के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब बात यह आ जाती है कि हम किस कंडीशन में किस एप्लीकेशन के अंदर या कि किस प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह के मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वाटरफॉल मॉडल को समझ लेते हैं। एक्चुअली इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, झरने जैसा। वाटरफॉल मतलब झरना। आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया से छोटे से पानी निकलता है और नीचे तक जाता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता और स्टेप बाय स्टेप हमारा पानी नीचे गिरता चला जाता है। उसी प्रकार इस मॉडल के अंदर एप्लीकेशन को जनरेट, तो यहां पर टॉप टू बॉटम यानी स्टेप आना होगा और एक एक स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं। इस तरह के स्पाइरल मॉडल बोलते हैं और इस स्पाइरल मॉडल की मदद से हम एक एप्लीकेशन को जनरेट कर लेते हैं। लेकिन इसके डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही स्टेप इसका होता है कम्युनिकेशन। देन दूसरा स्टेप इसमें आएंगे हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी। तीसरे स्टेप के अंदर आएंगे जिसमें हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। ये रिक्वायरमेंट हमारे यूजर्स की होती है और इस यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है। देन यहां पर हम आएंगे और फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग और देन इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट तक चले जाते हैं। तो आप लोग देख लोगे कि यहां पर जो भी प्रोसेस हो रहा है स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। यहां पर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सभी क्या हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर फिजिबिलिटी स्टडी होगी, फिर रिक्वायरमेंट आएगा, फिर डिजाइनिंग होगी, फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर इंप्लीमेंटेशन होगा। देन आफ्टर यहां पर हम मेंटेनेंस करेंगे। अगर यूजर की कोई नई आवश्यकता आ गई तो यहां पर मेंटेनेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब तक हम एक प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक दूसरे प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए यह छोटे छोटे एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह के मॉडल्स को अप्लाई किया जाता है और अपने एप्लीकेशंस को तैयार कर लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि जब तक पहली प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगी तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते। अब बात आ जाती है क्लासिकल मॉडल। एक्चुअली में क्लासिकल मॉडल हमारे वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है। यहां पर भी जो भी प्रोसेसेस होंगी वह क्या होंगी स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस हो सकती है और एक स्टेप के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे स्टेप के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ प्रोसेसेस को स्किप करते हुए अगले प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बॉटम टू टॉप नहीं जाएंगे, हम टॉप टू बॉटम ही यहां पर प्रोसेस करेंगे। तो हम
हम यह भी कर सकते हैं कि हमारे वाटरफॉल मॉडल का एक इम्प्लीमेंटेड फॉर्म है हमारा क्लासिकल मॉडल। अब बात आ जाती है एक तीसरा हमारे पास मॉडल है, जैसा कि आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, तो उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मॉडल बहुत बड़ा है। तो हम लोग एक तीसरा मॉडल देख लेते हैं, इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम इसे इटरेटिव कहते हैं। इस मॉडल के अंदर किसी भी प्रोसेस को यूजर की अगर अगली आवश्यकता आती है तो हम किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने यूजर की से कम्युनिकेट किया, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की, फिर हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइनिंग। लेकिन फिर से हमारे यूजर की कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, यानी हमने कम्युनिकेट किया और फिर उस रिक्वायरमेंट पर एनालिसिस किया, देन आफ्टर उसे हमने डिजाइन किया। इस तरह से बार बार हमें जब रिपीट होना पड़ता है तो इस तरह की कंडीशन को हम इटरेटिव मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इस मॉडल से जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे या जो भी एप्लीकेशन तैयार करेंगे बहुत ज्यादा रिलायबल होगा और सोफिस्टिकेटेड होगा और यूजर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम बार बार किसी एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं और फिर देन आफ्टर उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो अगर इसके डायग्राम को हम जानने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होगा। तो ये हमारा इटरेटिव मॉडल है। जैसा आप देख रहे होंगे कि एक एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेसर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है और उनका कहीं ना कहीं रिलेशन है। हम किसी भी प्रोसेस से किसी भी प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं और एक प्रोसेस को मल्टीपल टाइम चॉइस करके हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2-3 तरह के मॉडल्स को डिस्कस किया है और जैसा कि मैंने कहा कि कल हम स्पाइरल मॉडल को डिस्कस करेंगे, तो स्पाइरल मॉडल को कल हम डिस्कस करेंगे और स्पाइरल मॉडल के साथ ही रैपिड एप्लीकेशन मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़िए, समझिए, जानिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमसे करके डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।